नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि 2 दिन से बड़ी खलबली मची हुई है। एक सकारात्मक ऊर्जा अचानक से भर आई। वह ऊर्जा आपकी कहां से आ रही है? बिहार से। लगातार टीआरई 4 का कयास लगाया जा रहा था कि आएगा कि भी नहीं आएगा। बीच में कुछ दिन पहले लगा कि नहीं आएगा, आप लोग लगातार बयान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि टीआरई 4 जो है वह मई में होगा, वैसे ही अचानक से हम लोग के अंदर जोश आ गया। ठीक। तो अब शिक्षा मंत्री का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड होता है। तो साथियों, अब हमारा काम है, उन्होंने तो अपना बयान दे दिया, वो वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन हमारा काम है पढ़ना। पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रणनीति बनाना। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के बाद यह टीआरई जो 4 की वैकेंसी है, काफी कंपटीशन अब बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश का बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा, झारखंड का बच्चा या अन्य राज्य भी ले लीजिए, हर एक स्टेट का बच्चा फॉर्म भरता है और तैयारी मन से करता है। और समय जब कम हो, उस समय में कैसे पढ़ना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत बच्चे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है। प्लस जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में थोड़ा सा नंबर रुक जा रहे हैं, वो भी पूरी तैयारी में होंगे। ठीक। तो जो भी तैयारी करेगा वो जो है आपका क्या होगा, उनसे कंपटीशन थोड़ा सा आपका होगा। तो आपको मैं सुचित सर, जैसा कि आप मुझे शाम को 5 बजे पर डे क्लास के रूप में देखते हैं हिंदी पढ़ाते हुए, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक बार पुनः जो है कैसे रणनीति बनाया जाए 60 दिन का। अगर मई में नोटिफिकेशन आता है तो जून और जुलाई जुलाई में संभवतः पेपर करा लेगा। तो समय हमारे पास बहुत कम है, मार्च लगभग लगभग बीतने वाला है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने हमारे पास लगभग हैं। 90 दिन मान लीजिए, इस 90 दिन में आपको जीएस भी पढ़ना है, अपना विषय भी पढ़ना है। अब मेरिट भी जानते हैं, अब अच्छी खासी जाने लगी है, हिंदी की तो खास तौर। तो चलिए अब हम एक एक मुद्दों पे बात करेंगे, और यह आपका ये 20 मिनट का क्लास आपके जीवन को बदल देगा। अगर आपने इसको देख लिया और इसको फॉलो कर लिया तो आपका टीआरई 4 में हिंदी शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले जो नए हमारे प्यारे साथी हैं वो जुड़ जाएं और कापी पेन लेके बैठे, कुछ लिखना भी है उनको, क्योंकि अभी मान लीजिए सुनेंगे तो पूरा सुन के नहीं हो पाएगा ना, भूल जाएंगे बाद में। तो चलिए, तो हम एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें, ठीक है, संपूर्ण रणनीति पे हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या कैसे हमको क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, सर्वप्रथम बात करेंगे 3 चीजों पे। चलिए आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले अगर हम पड़ाव देखें, सबसे पहले क्या है, हम पाठ्यक्रम देखेंगे। क्या देखेंगे? पाठ्यक्रम देखेंगे। सबसे पहला जो है पाठ्यक्रम। जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो आप क्या ही पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। पहला पड़ाव आपका ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो भी पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम तो सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, फिर से मैं बता दूंगा पुनः ताकि आपको याद रहे। पहला पड़ाव है पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ना है। दूसरा जो पड़ाव है आपको कि पाठ्यक्रम पढ़ना है तो क्या करना है, दोहराना है। क्या करना है? दोहराना है। रणनीति आज आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। तीसरा तीसरा पॉइंट है आपको, पहला पॉइंट पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस, दूसरा पॉइंट दोहराना। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। क्योंकि आपने जो पढ़ा है, अब आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी हुई है, वह मॉक टेस्ट के माध्यम से ही पता चल पाएगा। आप केवल पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी पढ़ाई नहीं है, या केवल मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बच्चे कई प्रकार से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि हम 10,000 का क्वेश्चन कर लेंगे, वो सब उसी में फंस जाएगा, सब उसी में फंस जाएगा। एक प्रकार का बच्चा ये हो गया। दूसरे प्रकार का जो बच्चा होता है वो कहता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, सीधे जो है हम आंसर वहां देंगे जब मेन परीक्षा होगी। ये भी गलत है। नहीं। गुड इवनिंग खुशबू, स्वागत है आपका। ठीक। तो यहां पर पाठ्यक्रम, दोहराना, मॉक टेस्ट, ये 3 प्रक्रिया है आपको इस चीज को करने के लिए। ठीक। चलिए इतना समझ गए।
थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर आप समझाऊं पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे मैं एक ही टॉपिक लूंगा, एक टॉपिक लूंगा उसे समझाऊंगा। जैसे मैंने लिया एक टॉपिक लिया भक्ति काल, जैसे पढ़ने का तरीका देखिए क्या होता है। चूंकि मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी वीडियो में आप समझ जाएंगे कि इसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। जैसे मैंने कहा भक्ति काल, तो भक्ति काल के अंदर हमें देखना क्या है, क्या कैसे पढ़, मतलब मैंने एक केवल टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के आधार पे आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले भक्ति काल हमने क्या पढ़ा, समय सीमा पढ़ा, समय सीमा पढ़ा। भाई समय सीमा क्या है, समय सीमा पढ़ा, ठीक है। भक्ति आंदोलन पढ़ा, भक्ति आंदोलन पढ़ा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे आया, ठीक। फिर हम देखेंगे कि धाराएं, आपको पता है कि इसमें धाराएं हैं, धाराएं हैं, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, धाराएं हैं। बस एक उदाहरण के तरीके से हम समझा रहे हैं आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। कवि एवं रचनाएं हैं, कवि एवं रचनाएं हैं, कवि एवं रचनाएं, कवि एवं रचनाएं हो गए, कवि एवं रचनाएं हो गए, ठीक है, हो गई। तो अब देखिएगा जो चौथा पॉइंट है वह कथन एवं पंक्तियां, कथन एवं पंक्तियां। तो ये देखिए आपको कथन एवं पंक्तियां। तो साथियों जैसे कि हमने एक टॉपिक उठाया भक्ति काल, अब भक्ति काल में अगर हमें पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम समय सीमा पढ़ेंगे, समय सीमा क्या है, फिर हम धाराएं पढ़ेंगे, धाराएं मतलब जैसे आपका सगुण और निर्गुण है, फिर सगुण में भी दो है, कृष्णाश्रयी है, रामाश्रयी है, फिर निर्गुण में जो है आपका प्रेमा सूफी है और संत हैं, ठीक। फिर इसके बाद फुटकर कवि हैं। तो ये तमाम चीजें जो है भक्ति काल में, जैसे ही भक्ति काल आपने कर लिया तो कम से कम, मैं तो 1000 कर रहा हूं, कम से कम 500 प्रश्न कर डालिए, 500 मॉक टेस्ट लगा डालिए, मॉक टेस्ट लगा डालिए, मॉक टेस्ट लगा दीजिए। मैं तो 1000 के पक्ष में रहता हूं, लेकिन आपको फिर भी मैंने कहा कि अगर 1000 नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भक्ति काल में 500 प्रश्न पढ़ डालिए, तो आपका कहीं से भी पूछेगा। और जो मेरा वीडियो भक्ति काल का देखेंगे, मैंने भक्ति काल जो पढ़ाया हुआ है इतना गहराई से पढ़ाया हुआ है कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, कठिन से कठिन पूछे, सरल से सरल पूछे, किसी की पंक्ति पूछ ले, किसी का कथन पूछ ले, किसी की रचनाएं पूछ ले, तमाम चीजें आप कर ले जाएंगे, जो अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया। तो ये पढ़ने का तरीका है किसी भी काल को, बस मैंने एक भक्ति काल का उदाहरण दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। हम ये प्लस प्लस करते जा रहे हैं, प्लस प्लस, ताकि समझते जाइएगा। थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे, हर चीज की परिभाषा पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे संबंधित प्रकार एवं उदाहरण, उससे जो संबंधित चीजें जुड़ी हुई हैं, संबंधित प्रकार। फिर हम क्या करेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया उदाहरण पढ़ेंगे। भाई उदाहरण भी तो पढ़ना है ना, उदाहरण पढ़ेंगे। ये आपका प्लस प्लस हो रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी सारी चीजें ये पढ़ने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मामला उठता है, ये तो मैंने बता दिया, अभी मैं सिलेबस पे भी चर्चा करूंगा। एक मामला उठता है कि सर जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को, इसको कहां से पढ़ा जाए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न हिंदी में आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूं, ELUTS, ये एक आप यूट्यूब पर जाएंगे देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड है ये, इसको एकदम नोट कर लीजिए, बिहार बोर्ड। इसको अगर सर्च करेंगे ना, इसको अगर सर्च करेंगे ELUTS बिहार बोर्ड सर्च करेंगे तो आपको सारी SCERT, ठीक है। इसके अलावा आपका NCERT, इसको तो चलो मिल जाता है, NCERT फिर भी मिल जाता है, SCERT का थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो साथियों ये सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आपके आते हैं। इतना आप लोग समझ गए। हम लोग देखिए एकदम क्रम से समझ रहे हैं कि ताकि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए। चलिए अब हम थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करते हैं, सिलेबस पे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, ऐसे चर्चा करेंगे। पहला जो शब्द है प्रयोजन मूलक हिंदी, कहां कहां प्रश्न आते हैं, देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी कहां कहां प्रश्न, ये शायद वीडियो आपको कहीं ना मिले,
आप बहुत सारे वीडियो सर्च कर लीजिए, शायद ये वीडियो ना मिले। तो प्रयोजन मूलक हिंदी सबसे हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रयोजन मूलक हिंदी जो है यह क्या करेगा, देखिए एक चीज और समझिएगा। बिहार की खासियत है कि एनईपी 2020, एनईपी जो नई शिक्षा नीति है, एनईपी 2020 को स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, ये बिहार बीपीएससी जो है एनईपी 2020 को स्वीकार करता है, इस चीज को भी जानते रहिए। ठीक, तो प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया। अब हिंदी इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं? इसमें सबसे पहले हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, और मातृभाषा, ये हम इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, खुशबू और भी बच्चे जो हैं, सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। ठीक, फिर हम इसमें और क्या पूछा जाता है? परिभाषा शब्दावली, अंग्रेजी हिंदी का परिभाषा और शब्दावली। इसीलिए मैं क्रम से बता रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि परिभाषा एवं शब्दावली जो है आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको कार्यालयी भाषा, कार्यालयी जो लैंग्वेज होता है हिंदी इंग्लिश, कार्यालयी भाषा से भी प्रश्न पूछ लेता है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इतना आप समझ गए प्रयोजन मूलक हिंदी। आप टीजीटी में देखेंगे नहीं पाएंगे, टीजीटी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, तो इसका भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ठीक, अब इसके लिए किताब आती है राजकाज में हिंदी, एक बुक आती है इसके लिए, अगर बुक लेंगे तो बुक भी मिल जाएगी। एक किताब इसके लिए आती है, किताब आती है। किताब का नाम है, अगर मैं बता दूं, इसको आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ने के लिए, तो एक किताब है, उसको जरूर ले लीजिए, राजकाज में हिंदी, हरदेव बाहरी। राजकाज में हिंदी, राजकाज में हिंदी, राइटर कौन है? हरदेव बाहरी हैं, हरदेव बाहरी हैं, हरदेव बाहरी हैं। ये जो है आप इसको जरूर ले लीजिए। इसमें आपको जो मैंने बताया है ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो किताब का नाम है राजकाज में हिंदी, हरदेव बाहरी। ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी के जो ये सब आपका पूछा गया, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, फिर इसमें हम एक दूसरा पड़ाव लेंगे, दूसरा पड़ाव क्या है? लिपि, लिपि से भी प्रश्न आता है। लिपि दूसरा पड़ाव क्या है? लिपि से लेंगे, इसी के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होगा? लिपि की क्या हो जाएंगी? विशेषताएं हो जाएंगी, विशेषताएं। ठीक है, सुधार, जो सुधार हुआ है, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां, अरे समितियां, प्रमुख समितियां हो जाएंगी। ठीक, इसके लिए जो है, अब देखिए ये इतनी सारी चीजें हो गई। इसी में आपका जो है एक जो है देवनागरी लिपि विशेष है जो हमारी है, देवनागरी लिपि आपको इसी में पढ़ना है। आपको क्या हो जाएगा? ये अगला दूसरा पॉइंट हो गया। लिपि में जो पूछा जाएगा प्रश्न, विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, सुधार क्या क्या हुए पूछा जा सकता है, कौन सी समितियां बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देवनागरी लिपि के पहले क्या थी, या देवनागरी लिपि कहाँ, जैसे मैंने पूछा कि हिंदी के अलावा और कहाँ कहाँ देवनागरी लिपि में चीजें की जाती हैं, जैसे आपका नेपाली है, महाराष्ट्री है, संस्कृत है, हिंदी है। हम लोग अमूमन संस्कृत और हिंदी को जानते हैं, लेकिन नेपाली महाराष्ट्री को दिमाग में नहीं रखते हैं, तो गलत हो जाएगा ना प्रश्न ऐसे। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे साथियों, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, किताब को समझना क्या क्या पढ़ेगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाषा विज्ञान। आपका जो अगला पड़ाव है भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान है। अब इस भाषा विज्ञान में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या भाषा विज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेषता, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? भाषा विज्ञान की विशेषता, विशेषता। आप बोली पढ़ते हो ना, बोली, बोली पढ़ते हो ना, बोली, बोली पढ़ते हो, तो बोली भी इसी के अंतर्गत आपकी आएगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश फिर हिंदी बोली जितनी आती है, बोली, उपबोली, बोली हो गया, उपबोली हो गया, उपभाषा हो गया, यहाँ से खूब प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से खूब प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बोली हो गया, फिर अंत में अपभ्रंश आता है, जो अपभ्रंश वाला मामला है, अपभ्रंश हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें आपको बहुत, मतलब ये चीजें हम लोग कम पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण पे ही फोकस करते हैं। लेकिन ये चीजें जो मैंने बताई ये आप पढ़ते नहीं हो, फिर यही से आपके प्रश्न गलत होते हैं, और आप औसतन जो पढ़ने वाले होते हैं उनसे 10 से 12 नंबर पीछे हो जाते हो। भैया 10 से 12 नंबर समझ रहे बहुत होता है, यहाँ तो पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है, 10-12 नंबर कम होना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए अब हम लोग अगला जो चौथा पड़ाव पढ़ेंगे,
चौथा पड़ाव पढ़ेंगे, चौथा पड़ाव। चौथा जो पड़ाव है किताब का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को भी हम दो भागों में बांटते हैं साथियों। कौन कौन से? पहला जो भाग है हम लिखते हैं गद्य, यहाँ पे हम लोग गद्य रखते हैं, और दूसरा जो भाग पढ़ते हैं हम लोग पद्य में पढ़ते हैं, पद्य में पढ़ते हैं, गद्य और पद्य। और गद्य और पद्य में देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न कैसे क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से बिहार में आते हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अगर हम गद्य की बात करें तो जैसे देखिए हमने कहा विधाएं, सबसे पहले क्या है? गद्य विधाएं। विधाएं मतलब होता है कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सारी चीजें क्या है? क्या बोलते हैं? आलोचना, ये क्या है? विधाएं हैं। फिर विकास, उत्पत्ति, विकास, उत्पत्ति, उत्पत्ति मैंने गद्य की उत्पत्ति कब से हुई, पद मतलब सॉरी कहानी की उत्पत्ति कब से हुई, या निबंध शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब चीजें क्या है आपका। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें जो है प्रवृत्ति हो गई, एक क्या हो गया? प्रवृत्ति हो गई, एक क्या हो गया? प्रवृत्ति हो गई। यहां पर एक चीज हम देखेंगे, एक चीज हम क्या देखेंगे कि लेखक की काल विभाजन, इसमें भी काल विभाजन करना है ना, काल विभाजन, इसमें भी काल विभाजन करना है, ठीक है, काल विभाजन करना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो पड़ाव देखेंगे कि इसमें क्या है, लेखक की पहचान एवं कहा लेखक की पहचान, लेखक की पहचान, लेखक की पहचान, ठीक, और क्रम, क्रम भी पूछ लेता है कि कौन मतलब जन्म के हिसाब से या काल के हिसाब से दे दिया। जैसे मैंने कहा कि अमीर खुसरो, जायसी, माखनलाल चतुर्वेदी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब मैंने ये दे दिया, आगे पीछे सीक्वेंस दे दिया, तो आपको ये सीक्वेंस कैसे लगाना है? आपको काल के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यही वह कह रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रमुख पात्र एवं कथन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत गलत होता है। प्रमुख पात्र, प्रमुख पात्र और कथन, ठीक, हाँ, प्रमुख पात्र और कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या है कि कथन पूछ लिया किसका है, या किसी मैंने गोदान आपने पढ़ा है, गोदान का पात्र पूछ लिया, मैंने कहा होरी किसका, किस उपन्यास का पात्र है, गबन का, गोदान का, कर्मभूमि का, ऐसे दे दिया। तो आपने अगर पढ़ाई करी है अच्छे से तो आप कर ले जाओगे ना, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए, तो ये आपका गद्य वाले में था। अब पद्य वाले में देखेंगे, पद्य वाले में, तो पद्य वाले में हम क्या करते हैं? महाकाव्य, महाकाव्य बांटते हैं, खंड काव्य बांटते हैं, और मुक्तक काव्य बांटते हैं, मुक्तक काव्य बांटते हैं, मुक्तक काव्य बांटते हैं, ठीक है, ये चीजें हम बांटते हैं। अब इसमें भी विभाजन है आदिकाल, अब इसमें विभाजन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि आदिकाल, जैसे मान लीजिए से आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल में आप देखेंगे सिद्ध हैं, नाथ हैं। पहले आदिकाल का नामकरण, क्योंकि आदिकाल में बड़ा विवाद है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको। आदिकाल का नामकरण, ठीक है, आदिकाल की प्रवृत्तियां, फिर उसके बाद उसमें जो है सिद्ध, नाथ, जैन, रासो काव्य, ठीक, फुटकर कवि, ये आपके सिद्धनाथ जैन तो हो गए। ये सब चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। फुटकर कवि जो इसमें है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी चीजें आपकी हो गई। इसमें भी क्या होगा? प्रमुख पंक्तियां, इसमें प्रमुख पंक्ति देता है, प्रमुख पंक्ति देता है, प्रमुख पंक्ति देता है, प्रमुख पंक्ति देता है। और आलोचनात्मक कथन, आलोचनात्मक कथन। अगर मैंने कह दिया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, किसने कहा है, ऐसे आलोचनात्मक चीजें पूछ लेंगी तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारी चीजें आपको ये समाहित हैं, ये सब सारी चीजें आपका अब मुझे लगता है कि इसमें आप कर ले जाएंगे। और अगर इसमें एक और ध्यान देना है, दोनों में ध्यान देना है कि जो प्रसिद्ध जो रचना है, प्रसिद्ध रचना को पढ़ना है, प्रसिद्ध रचना या प्रसिद्ध जो राइटर हैं उनको खूब पढ़ना है, प्रसिद्ध रचना पर विशेष फोकस करना है। नमस्ते, स्वागत है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। देखिए मैंने पूरा डायग्राम इसलिए बनाया हुआ है। अगला जो खंड आता है, अगला जो खंड आता है, अगला खंड है वह क्या है साथियों? अगला खंड है काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र और व्याकरण। मैंने एक ही में कर दिया है, काव्यशास्त्र और व्याकरण, काव्यशास्त्र और व्याकरण मैंने एक ही में लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं। अगर हम बात करेंगे काव्यशास्त्र और व्याकरण को लेकर के, तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों कि काव्यशास्त्र में क्या क्या आता है। जैसे अगर हम बात करूं काव्यशास्त्र में, इसमें रस हो गया, छंद हो गया,
अलंकार हो गया, देखिए अलंकार हो गया, काव्य दोष, काव्य गुण हो गया, काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, काव्य दोष हो गया। उसके अलावा शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियां, तो ये आपका ये हो गया शब्द शक्तियां, तो ये आपके काव्य शास्त्र में आ गए। चूंकि व्याकरण में मैं शॉर्टकट में ही लूंगा, बस एक में सब कर दूंगा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अब इसके अंतर्गत वर्ण मतलब वर्णमाला हो गया, शब्द के जो चार भेद मैंने बताए हैं, पढ़ाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है। पद मैंने बताया हुआ है, वाक्य में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसके अंतर्गत आपका मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, अनेकार्थी शब्द, संधि, समास, ये तमाम प्रकार की चीजें आपके व्याकरण में आपकी आ जाएंगी। मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। सिलेबस जो आपका 80 नंबर का आपका जो प्रश्न आएगा 80 नंबर का। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरुजी इतनी सारी बातें आपने बताई सिलेबस को अच्छे से करके, तो हम पढ़ेंगे क्या, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, या कौन सी किताब पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही पढ़िए। देखिए, किताब में क्या होता है, शिक्षक को पढ़ाने में किताब में अंतर क्या होता है। जैसे आप किताब से पढ़ते हैं तो किताब की थोड़ा सा भाषा कठिन होती है, समझने में परेशानी होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ये भी दिक्कत होती है। लेकिन शिक्षक से पढ़ते हैं तो आपको उसी चीज को सरल भाषा में पढ़ाता है, प्रैक्टिस करवाता है, और वो ये भी बताता है कि हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये तमाम प्रकार के। हाँ, नहीं खुशबू बुक लेना नहीं जरूरी है, मैं बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे, ये क्लास ऐसी है ना कि भाई कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे होंगे, कहीं संस्था में पढ़ना नहीं चाह रहे होंगे, ये उनके लिए है, ये सबके लिए है। अब प्रमुख जो अब जो मेन है, कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे। मुख्य किताब, मुख्य आपका पुस्तक हो गया जो आपके आएगा, जिसके माध्यम से आपका चयन होगा, जो आप बस, हाँ हो गया, बस लास्ट है, ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मुख्य किताब क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अगर हिंदी में प्रवेश किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ा है, तो आपने हिंदी से गद्दारी की है, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इनको अगर आप तैयारी करने उतरे हैं शिक्षक भर्ती में, तो शुक्ल जी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। फिर दूसरी किताब जो है, जो बहुत टक्कर देते हैं इनको, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं ये। दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आप लोग पढ़िए इसको जरूर, अगर इसे पढ़ लेंगे ना तो आपका बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा। तो बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह हो गए। तीसरी अगर मैं बात करूं, हिंदी काव्य शास्त्र, अगर हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, हिंदी काव्य, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य, हिंदी काव्य शास्त्र अगर पढ़ेंगे, तो इनका एक अच्छी बुक है, बहुत सरल शब्दों में लिखी है, निशा अग्रवाल लिखी है, निशा अग्रवाल लिखी है, निशा अग्रवाल लिखी है। चौथी अगर हम बात करें, चौथी अगर हम बात करें, तो आपका क्या हो जाएगा, व्याकरण के रूप में, व्याकरण के रूप में अगर पढ़ना हो, व्याकरण के, क्योंकि व्याकरण से भी बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपका वासुदेव नंदन प्रसाद हो गए, वासुदेव नंदन प्रसाद हो गए, और हरदेव बहारी हो गए। ये दोनों ऑथेंटिक बुक हैं, हरदेव बहारी, ये दोनों ऐसे बुक हैं कि कोर्ट इनको मान्यता देता है, कोर्ट इनको मान्यता देता है। जैसे कोई प्रश्न आप सही हैं, आयोग ने गलत किया हुआ है, तो आप इनके किताब से पढ़े हुए हैं, तो आप जाकर कोर्ट में या सीधे जहां पे भी देना होता है, तो वहां पे डंके की चोट पे आप दे सकते हैं, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, राजपाल सिंह की एक बुक आई है, राजपाल सिंह की, इस समय काफी प्रचलन में है, बहुत सरल शब्दों में है, त्रुटियां बहुत कम है, मेन चीज त्रुटियां बहुत कम है, त्रुटियां न के बराबर है राजपाल सिंह की, ठीक है। ये हमारे ये पुराने, ये पूरे बुक थे, इतनी बुक आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ लिख दूं, तो गोविंद पांडे की बुक पढ़ सकते हैं, वन लाइनर है, गोविंद पांडे की जो बुक आती है, वन लाइनर है, वन लाइनर है, बहुत अच्छी है, इसमें सब मिल जाएगा। गोविंद पांडे की बुक है, वन लाइनर है, इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगी, सारी चीजें इकट्ठा वहां आपको मिल जाएंगी, वन लाइनर है। लेकिन ये आपका डीपली ज्ञान देगा, बहुत गहराई से कठिनतम प्रश्न पूछेगा तो भी आप कर ले जाओगे। अब देखिए, इसके अलावा क्या करना है, बेसिक जो आखिरी चीज है क्या है, तो आपको पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, पुराने पेपर सॉल्व करने हैं, पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। अब पेपर कहाँ से उठाएंगे, आप यूपी का टीजीटी पीजी उठाइए, टीजीटी पीजीटी उठाइए, टीजीटी पीजीटी उठाइए,
एनवीएस उठाइए, एनवीएस उठाइए, केवीएस उठाइए, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। एमआरएस से उठाइए, ये एमआरएस उठाइए, ये सब सारी चीज़ें जो है आप प्रश्न को करिए और कम से कम मॉक टेस्ट खूब लगाइए, मॉक टेस्ट खूब लगाइए और एनसीईआरटी का अभ्यास करिए, एनसीईआरटी का अभ्यास करिए, का अभ्यास करिए। इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो आप देखिए दो प्रकार से होते हैं, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो है दो प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, या तो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, स्वयं से तैयारी, स्वयं से। दूसरा क्या है, यूट्यूब से, यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो है पेड बैच ले सकते हैं, पेड बैच ले सकते हैं, हाँ पेड बैच ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज विशेष रूप से कि आपको अगर एक बार में सारी चीजों को कहीं भटकना नहीं है, आपको लगता है कि हाँ सर कहीं हमें नहीं भटकना है, इतनी सारी किताबें हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से लाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टीचर्स एकेडमी पर। मेरी क्लास शाम को पर डे 5 बजे चलती है, शाम को 5 बजे मेरी क्लास चलती है। समय 90 दिन का बचा है, शाम 5 बजे क्लास चलती है। आप मेरे बहुत सारे डेमो वीडियो देख सकते हैं, पड़े हुए हैं, जो अभी करंट में भी पढ़ाए गए हैं। थ्योरी है, प्रैक्टिस दोनों है, साहित्य भी है, व्याकरण भी है, सब कुछ का मैंने पढ़ाया हुआ है, देख सकते हैं, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। जब मैं लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, नोट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91, ये 2 नंबर हैं, और करिए और प्रथम बार में आप चयनित हो जाइए, क्योंकि बीपीएससी 4 इसको आखिरी समझिए, 5 का कोई अभी क्लियर नहीं है। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं सिलेबस को लेकर के, अब जुट जाइए, 90 दिन बचा हुआ है। फिलहाल और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको बताएंगे। क्लास में एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। बाकी और भी कोई जानकारी हो, हमसे कोई बात करना हो तो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमसे बात भी हो जाएगी। चलिए फिलहाल अब हम आपसे विदा लेते हैं, बस इतना ही कहूँगा, 90 दिन बचे हैं, मन लगाकर तैयारी करिए। धन्यवाद।